आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर हम पढ़ेंगे। और जो चैप्टर होने वाला है आप सभी को पता है, जो क्लास 10th सेशन 2020-21 जो है, इसका जो सिलेबस है वो सेम ही है जो लास्ट ईयर था। सिर्फ जो नॉन बोर्ड क्लास है 9th 11th इनका चेंज किया है। तो यहाँ पर साइंस में चैप्टर की अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3rd। और यहाँ पर जो आपका चैप्टर 3rd है वो है अनुवांशिकी। बहुत ईजी और आसान चैप्टर है अनुवांशिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं यहाँ पर? जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। तो जेनेटिक्स अनुवांशिकी यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। काफ़ी हद तक मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा, उसके बाद अगर जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनुवांशिकी होता क्या है। अगर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बता देता हूँ, बायोलॉजी का चैप्टर है ये। और अनुवांशिकी का मतलब क्या है, तो अनुवांशिकी का मतलब मैं समझा रहा हूँ, तो सुनिए आप लोग सभी। और साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए, या फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह से भी नोट्स बना सकते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, साइंस की ब्रांच, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। सजीवों के लक्षणों का आनुवंशिकता, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर हेरिडिटी, आनुवंशिकता और विभिन्नता, वेरिएशन, विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अनुवांशिकी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई यहाँ पर जेनेटिक्स की, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों का आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आनुवंशिकता को यहाँ पर आप बोल सकते हैं हेरिडिटी। क्या बोल सकते हैं? हेरिडिटी बोल सकते हैं, हेरिडिटी। ये और विभिन्नता, वेरिएशन जो है उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। कुल मिला के बात यही है कि अनुवांशिकी के अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अनुवांशिकता और विभिन्नता। इनको मैं निकाल लेता हूँ। एक आपके सामने आ गया अनुवांशिकता, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में बोलेंगे हेरिडिटी, और एक आ गया आपके सामने विभिन्नता, जिसको वेरिएशन बोलेंगे। विभिन्नता मतलब वेरिएशन, अलग अलग चीज़ें। अब अनुवांशिकता यहाँ पर क्या होता है, विभिन्नता क्या होता है, इन टर्म्स को समझो, इन वर्ड्स को समझो यहाँ पर। तो अगर हम बात करें अनुवांशिकता की, तो हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन लक्षणों की हम बात करेंगे, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पर, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो? संचरण हो। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो? संचरण हो। अब कोई भी लक्षण है वो किसके द्वारा जाएगा? तो जब लैंगिक जनन होगा, क्या होगा? लैंगिक जनन होगा, या लैंगिक प्रजनन के द्वारा। किसके द्वारा? लैंगिक प्रजनन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो लक्षण है, जो कैरेक्टर हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहेंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ विभिन्नता की, तो अगर जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का जाना, जो लक्षण आपकी पेरेंटल जनरेशन के हैं, वो करेक्टर अगर आपकी जनरेशन में आ जाएं, जो संतान उत्पन्न हो रही है उसके जनरेशन में चल जाएं, तो उन लक्षणों को हम क्या कहेंगे? उन लक्षणों को हम क्या कहेंगे? वंशागति। क्या कहेंगे? वंशागति कहेंगे। और अगर इन लक्षणों में विभिन्नता हो तो उसे क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे। अगर किसी भी पेरेंटल जनरेशन का कोई भी बच्चा, अगर उन 2 या 3 उनके बच्चे हैं, तो उन तीनों के या दोनों के अलग अलग वेरिएशन होंगे, मतलब उनकी आकार आकृति सब अलग अलग होगा, रंग रूप सब अलग अलग होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? विभिन्नता कहेंगे।
तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जब लक्षण जाएंगे और उनके अंदर अगर विभिन्नता पाई जाए, डिफरेंस हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएशन या विभिन्नताएं कहेंगे। तो ये दोनों टर्म्स आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स जो वर्ड है ये किसने दिया? ये जेनेटिक वर्ड है, जो आनुवंशिकी शब्द है, ये किसने दिया? इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आनुवंशिक शब्द है वो दिया डब्ल्यू बेटसन ने। किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन ने दिया। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन इसका पूरा नाम है यहाँ पर। तो डब्ल्यू बेटसन ने क्या दिया यहाँ पर? नाम दिया किसका? जेनेटिक्स का। और ये दिया आपका 1908 के अंदर। कब दिया? 1908 के अंदर ये शब्द दिया। क्या शब्द दिया? जेनेटिक्स आपका एक शब्द दिया। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अब ये जो शब्द है, जो ये शब्द है आनुवंशिकी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। जो किस शब्द से आया है? इसका जो शब्द है निकला है यहाँ पर जीन से। जीन भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और यहाँ पर जो ये आनुवंशिकी है ये भी एक ग्रीक भाषा का यहाँ पर शब्द है। तो इससे क्या निकला है यहाँ पर? ये इससे जो शब्द निकला है वो है यहाँ पर आनुवंशिकी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो ये आनुवंशिक शब्द है किसने दिया? डब्ल्यू बेटसन ने दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो आनुवंशिकता है, हेरिडिटी है, ये किसने दिया? तो यहाँ पर इसको दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर। इसको दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने। स्पेंसर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। इसने हेरिडिटी या वंशागति शब्द, वंशागति या हम बोलते हैं आनुवंशिकता बोल सकते हैं, तो वंशागति वाला शब्द जो है, हेरिडिटी जो है, वो किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। तो दोनों वर्डों को आप ध्यान रखोगे। अगर आपसे पूछे कि जेनेटिक वर्ड किसने दिया तो आप बोलोगे कि सर विलियम बेटसन ने दिया 1908 के अंदर। वहीं अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर हेरिडिटी वर्ड किसने दिया तो आप बोलोगे सर हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखने। बाकी मैंने बता दिया कि आनुवंशिकी की परिभाषा क्या होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सभी सजीवों के लक्षणों का आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी हम यहाँ पर कहते हैं। आनुवंशिकता क्या होती है? वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाके संचरण होते हैं और किस टाइम पे जाते हैं? लैंगिक प्रजनन के द्वारा जाते हैं। और विभिन्नता क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में कोई लक्षण जा रहे हैं, उनके अंदर अलग अलग लक्षण है, मतलब कि उनकी जो संतान हो रही है उनमें लक्षण अलग अलग हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? विभिन्नताएं यहाँ पर कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बता देता हूँ, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ने में समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप बिल्कुल इसको देखिए अच्छे से, आसानी से समझिए इसको, चीज़ों को। तो अभी तक हमने देखी परिभाषा और कुछ टर्म्स बताए मैंने कि आनुवंशिक शब्द का किसने दिया और यहाँ पर हेरिडिटी वर्ड किसने दिया। तो आपको दो साइंटिस्टों के नाम याद रखने और थोड़ी सी ये परिभाषा जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताऊंगा इस टॉपिक का मेन जो है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं और उसके बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर आनुवंशिकी के जो जनक थे जिन्होंने आनुवंशिकी के बारे में बताया, इन सब चीज़ों के बारे में खोज की, तो उनका नाम था ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, जिसको मेंडल के नाम से जाना जाता है। तो हम मेंडलवाद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंडलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, मेंडलवाद के बारे में पढ़ेंगे। और मेंडलवाद के अंदर ही पूरी छिपी हुई है आपकी आनुवंशिकी। अगर आनुवंशिकी आपको पढ़नी है तो मेंडल के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर मेंडलवाद, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनका जन्म कब हुआ, पूरा नाम था साइंटिस्ट का जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, और उनका नाम है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। क्या नाम है यहाँ पर? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का जन्म हुआ 22 जुलाई 1822। कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? 1822 में। और हुआ ऑस्ट्रिया के अंदर। क्या हुआ? एक होता है ऑस्ट्रेलिया जो एक कंट्री है, एक होता है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था इनका। ऑस्ट्रिया के अंदर हैंसबर्ग कुछ ऐसा कुछ जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के अंदर जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 में हुआ। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है क्योंकि इसने आनुवंशिकी के बारे में पूरा वर्णन किया, खोज की, सब चीज़ों के बारे में बताया, जिंदगी भर तक आनुवंशिकी के बारे में बताते रहे। इन्होंने एक पादप लिया, उस पादप पे खोज की, उनके लक्षणों को देखकर उनके बारे में बताया कि भाई एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कौन कौन से लक्षण जाते हैं, कौन कौन से लक्षण नहीं जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने की। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में और चीज़ें अगर हमको जाननी है तो ये एक चर्च में
जैसे मंदिर होते हैं वैसे ही ईसा मसीह के लिए चर्च होते हैं। तो चर्च के अंदर ये पादरी थे, क्या थे, पादरी थे वहाँ पे, और वहीं पर ये गार्डनिंग का काम करते थे, मतलब कि गार्डन को संभालते थे, पेड़ पौधों को संभालते थे, तो गार्डनिंग का काम करते थे ये चर्च में पादरी थे, गार्डनिंग का काम करते थे। काफ़ी पढ़ाई भी कर रखी थी इन्होंने, जो बॉटनी के अंदर इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी, बायोलॉजी के अंदर इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी। बाद में जाके इन्होंने मटर का पौधा था, उद्यान मटर के पौधे पर इन्होंने क्या किया, आनुवंशिकता के लक्षणों को देखा और उसका फिर वर्णन किया। तो उद्यान मटर पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। तो उद्यान मटर की बात करें तो उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम है वो हो जाएगा पाइसम सैटाइवम। क्या हो जाएगा, पाइसम सैटाइवम। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पे मेंडल ने अपना मतलब कि संकरण का प्रयोग किया। तो पाइसम सैटाइवम क्या हो जाएगा, पाइसम सैटाइवम मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम होता है। इंग्लिश में इसको पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो गार्डन पी हो जाएगा, ये पाइसम सैटाइवम इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर हो जाएगा। तो क्लियर है, वापस से बता देता हूँ मैं कि मेंडलवाद शुरू हुआ, मेंडल के बारे में ही बताया जाता है कि उन्होंने, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल ने ही आनुवंशिकी के बारे में बताया। इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ। चर्च के अंदर पादरी थे और वहाँ पर एक मटर का पौधा देखा इन्होंने और फिर वहाँ पर उसके बारे में लक्षणों को जाना। तो उद्यान मटर का पौधा था जिस पर इसने क्या किया, प्रयोग किया। तो उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग किया जिसका वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। क्या होता है, पाइसम सैटाइवम इसका वानस्पतिक नाम होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं हम, टाइम नहीं है यहाँ पर, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे चलते हैं। अब आपने जाना कि यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, जन्म वनम कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें देखी। अब और बातें बताता हूँ इनके बारे में। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल के बारे में अगर मैं और बातें बताऊँ आपको, तो इन्होंने एक बुक लिखी और बुक के अंदर ये सारे वर्णन किए कि मटर के पौधे के जितने भी संकरण के प्रयोग करवाए इन्होंने। 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे मटर के पौधे के, कितने, जिनको मैं बताऊँगा आपको बाद में। 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। 7 विपर्यासी लक्षणों में इन्होंने क्रॉस करवाया और देखा कि अगली पीढ़ी में क्या चेंज आ रहा है, क्या उनकी लेंथ में कोई परिवर्तन है, कोई कलर में कोई परिवर्तन है। ये सब एक्सपेरिमेंट किए, किसने किए, मेंडल ने वो एक्सपेरिमेंट किए। और इन सारे एक्सपेरिमेंटों को, सारे प्रयोगों को एक बुक के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, मतलब बुक के अंदर ऐड कर लिया। तो बुक के अंदर इन्होंने क्या लिखा, बुक के अंदर इन्होंने लिखा, और बुक का नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ, सॉरी इसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी। तो ये यहाँ पर बुक का नाम था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी। पूछा जाता है कि मेंडल के द्वारा उनके जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए गए थे, उस मटर के पौधे के प्रयोग का जो जितना भी विवरण है, जितना भी डाटा है, वो कौन सी बुक के अंदर है, तो वो किस बुक के अंदर है, यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी बुक के अंदर ये सारा मटर के पौधे का जितना भी संकलन किया, जो भी लक्षण थे, उन सबको यहाँ पर इन्होंने ऐड किया। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं कि मेंडल की सफलता क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मेंडल की सफलता कैसे हुई। और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, और भी पौधा चुन सकता था संकरण के लिए, लक्षणों की जांच के लिए, बट इन्होंने मटर के पौधे को ही चुना। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, इसके लक्षण है कि भाई क्यों चुना, मटर के पौधे को ही क्यों चुना। और मेंडल की सफलता के कारण, तो भाई मेंडल की सफलता के कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण था मेंडल की सफलता का कि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया। किस पे पौधे को प्रयोग किया, जो एक वर्षीय शाक है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और इसने जो प्रयोग किए उसके अंदर इन्होंने जितने भी आंकड़े आए थे, जितना भी डाटा था, जितने भी आंकड़े थे, उनको एक बुक के अंदर लिखा, उनका ऐड किया उनको। तो एक पूरा मतलब कि एक आंकड़े लेके चले गए भाई, एक बिल्कुल मैथमेटिक तरीके से इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए सक्सेस हुए। मटर के पौधे को चुना, इसलिए भी ये सक्सेस हुए। और भी काफ़ी सारे रीजन थे जिससे कि मेंडल की सफलता प्राप्त यहाँ पर हुई। वहीं अगर हम बात करें कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो काफ़ी सारे रीजन होते हैं। मटर का पौधा 1 वर्षीय शाक है,
कि इसको एक वर्ष में हम कई बार उगा सकते हैं, इसलिए इसको एक वर्षीय शाक बोलते हैं। यहाँ पर शाक मतलब होता है पौधा, तो ये एक वर्षीय एनुअल एक्सिस है यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें मटर के पौधे की और कैरेक्टर्स के बारे में, तो यहाँ पर ये इसके अंदर स्वयं परागण पाया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। मटर के अंदर पाया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है मटर के पौधे के अंदर। स्वयं परागण पाया जाता है, स्वयं परागण पाया जाता है, बट इसमें पर परागण करवाया जाता है। स्वयं परागण तो होता ही है इस पौधे के अंदर, बट हम पर परागण इसमें करवा सकते हैं। तो स्वयं परागण हो गया इसमें, ये इसका कैरेक्टर होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है मटर के पौधे की, इसके अंदर 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 7 विपर्यासी लक्षण इसमें पाए जाते हैं। जो एक पौधे के अंदर ही 7 विपर्यासी लक्षण मिल गए तो हमें दूसरा पौधा चुनने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। आगे अगर हम बात करें कि मेंडलवाद हो जाने के बाद वापस से कोई साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये प्रूफ किया कि जो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था वो एक सक्सेसफुल प्रयोग था, तो वो 3 साइंटिस्ट आए। उन तीनों के नाम बता रहा हूँ। सन 1800 के अंदर वापस से 3 साइंटिस्ट आए, 3 वैज्ञानिक आए। उन्होंने मेंडलवाद को पुनः खोज की, मेंडलवाद की पुनः खोज की, जेनेटिक्स के बारे में वापस से बताया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे उन तीनों साइंटिस्टों की जिन्होंने बताया मेंडलवाद के बारे में कि भाई जो 1800 में बताया इन्होंने कि जो मेंडल करके गया था वो सही बात थी। जो भी बोल के गया था कि भाई मटर का पौधा ऐसा होता है, इसके लक्षण ऐसे होते हैं, जो भी बात इन्होंने बोली इनके प्रयोग में, आनुवंशिक के प्रयोग में जो भी चीज़ें करके गए वो सब सक्सेसफुल था। वो सब क्या था? सक्सेसफुल था। इसके जो भी नियम थे, जो भी चीज़ थी, वो सब मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊँगा। अभी आप देखिए 3 साइंटिस्ट कौन कौन से। तो मेंडलवाद की पुनः खोज की, मेंडलवाद की पुनः खोज, मेंडलवाद की यहाँ पर पुनः खोज की गई। क्या की गई? पुनः खोज की गई। और 3 वैज्ञानिकों ने करी। कौन कौन सा? पहला जर्मनी का कोलकोरेंस, जर्मनी का कोलकोरेंस, हॉलैंड का होग्रियो डिवरीज, हॉलैंड का होग्रियो डिवरीज, होग्रियो डिवरीज। वहीं ऑस्ट्रिया का एवरिक वॉन सैरमैक। तो ये 3 साइंटिस्ट थे। इन तीनों साइंटिस्टों ने सन 1800 के अंदर मेंडलवाद की पुनः खोज की। और मेंडलवाद की पुनः खोज के बाद इन्होंने पाया कि जो मेंडल करके गया वो सारी बातें सही थी। नाम वापस से बता देता हूँ। जर्मनी का कोलकोरेंस, हॉलैंड का होग्रियो डिवरीज और ऑस्ट्रिया का एवरिक वॉन सैरमैक। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे का जो चैप्टर बचा हुआ है जिसमें हम देखेंगे आपके मेंडल के नियम और कुछ शब्दावली है कि जीन क्या होते हैं, समयुग्मजीव, विषमयुग्मजीव क्या होते हैं, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, इन और मेंडल के जितने भी नियम हैं, 3 नियम हैं, तीनों नियमों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक संकरण क्या होता है, द्विव संकरण क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।